हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। तो हमने 10 हिंदी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 11वां प्रैक्टिस सेट का हल करेंगे जो आपका हिंदी से संबंधित है। ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? आ, उ, ई और ऐ। तो 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनमें से कौन सा विकल्प में दिख रहा है? डी। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक, संयुक्त स्वर होते हैं ये 4 स्वर होते, जो 4 है ना, ये चारों क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में। और डी विकल्प देखते हैं, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो अल्प विराम का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। और सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? डी। विराम चिन्ह भी आते हैं, जैसे पूर्ण विराम आपका ये हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। अर्ध विराम कैसे हो जाता है? ये अल्प विराम, ये कॉमा ही है अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, ठीक। विस्मयादि बोधक ये होता है। योजक चिन्ह ये होता है, जो आपने देखा होगा द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास के बीच में जो लगा रहता है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जैसे कोई कोट किसी ने कहा, महान व्यक्ति ने, तो आप दो ऐसे दो चिन्ह लगा के और उसे बीच में लिख देते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास। सी है लखनऊ, आम, बुढ़ापा। और डी है ममता, वकील, पुस्तक। तो देखो, इसमें ये ममता हटाओ, इसमें बुढ़ापा हटाओ, इसमें मिठास हटाओ, ठीक। ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में नहीं आएंगी। राम, रामचरितमानस और गंगा ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। अगर नदी होता तो नदी आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। नदी क्या हो जाएगी? जातिवाचक। चौथा प्रश्न है, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा वह, और 4 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है? लड़का भजन गा रहा है, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का है, वह सुंदर लड़का आया है। सुंदर क्या है? आपका विशेषण है। तो 5 का उत्तर हो जाएगा सी। सुंदर लड़का, काला लड़का, भोला लड़का है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का की। तो सुंदर क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। सुंदर क्या होगा? विशेषण। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। तो डाकिया पत्र लाया है, सीमा ने गाना गाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा और लड़का सोता है। तो ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। कौन? लड़का सोता है। और 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सातवां प्रश्न है, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी 7 का, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा इसमें। आठवां प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए स्त्रीलिंग को। तो हुलास, हरकत, हमला या हवाला। तो हरकत जो है वो स्त्रीलिंग है। जैसे तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगती है ना, तो हरकत किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में आ रहा है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, लताएं। तो देखो, सरसों तो समान रहेगा एक वचन में भी और बहुवचन में भी। कथा का हो जाएगा बहुवचन कथाएं, लता का हो जाएगा लताएं, और कुटी का हो जाएगा कुटिया। क्या हो जाएगा? कुटिया। अच्छा, इनमें एक चीज़ याद रखनी है, बिंदी लगाने की मत भूल कर देना, ठीक है। लताओं, लताएं, लताएं में भी बिंदी लगेगी और कथाएं में भी बिंदी लगेगी, ठीक है। कथाएं, लताएं, कथाएं, कुटी का कुटिया, कुटिया में चंद्रबिंदी लगेगी।
10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? तो इसमें सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत और तात्कालिक वर्तमान। तो इनमें कौन सा नहीं है? आसन्न भूत नहीं है। और 10 का उत्तर हो जाएगा सी। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 11वां प्रश्न है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो काम हो रहा है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। और 11 का आंसर हो जाएगा सी। जैसे माता के द्वारा खाना पकाया गया, इसमें भी क्या होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। रोटी माता के द्वारा बनाई गई, इसमें भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। कृतवाच्य के उदाहरण कहते हैं, जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। और भाववाच्य मैंने बताई चुका हूँ उदाहरण, जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से टहला नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, है ना, राम से पढ़ा नहीं जाता। तो ऐसे शब्दों में जो होंगे ऐसे वाक्य, इनमें क्या होगा? भाववाच्य होगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो इसमें कर्ता कारक का जो वाक्य होगा वो हो जाएगा मोहन को जाना है। क्या हो जाएगा? मोहन को जाना है। वाक्य कर्ता कारक वाला है, इस वाक्य में को ने का आशय दे रहा है, अतः यहाँ कर्ता कारक होगा। मोहन को जाना है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो अंगोछा किसका तद्भव है? अंग प्रोच्छा का। और 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंगोछा का अंग प्रोच्छा होता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। मतलब इसमें किसमें उपसर्ग लग रहा है? तो उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? आगे। और प्रत्यय लगता है पीछे। तो बलिष्ठ में हो जाएगा आपका, बलिष्ठ में क्या हो जाएगा? इष्ट प्रत्यय हो जाएगा। इसमें तो प्रत्यय हो जाएगा। पुष्पित में क्या हो जाएगा? इत प्रत्यय हो जाएगा। पुष्पित में इत प्रत्यय हो जाएगा। और पंचायत में आयत प्रत्यय हो जाएगा। अब क्या बचा? एक बचा ब्याधि, इसमें हो जाएगा बी उपसर्ग। ब्याधि में क्या हो जाएगा? बी उपसर्ग हो जाएगा। और 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 है, रनिवास में पूछा है, रनिवास में कौन सा प्रत्यय होगा? तो रनिवास में बास प्रत्यय हो जाएगा। और 15 का आंसर ए हो जाएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द बताना है। आवर्तक का क्या हो जाएगा? तो आवर्तक का अनावर्तक होता है। आवर्तक का अनावर्तक, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत्त का अनावृत, और अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? तो आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। और 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आसक्त का अनासक्त, अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा। निरुत्साह का उत्साह हो जाएगा। निरुत्साह का विलोम क्या होगा? उत्साह। और निमग्न का मतलब हो जाएगा अमग्न या अनिमग्न। निमग्न का क्या हो जाएगा? अमग्न भी हो जाएगा। और इसके आगे अ लगा दोगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अमग्न ऐसे। 18वां प्रश्न है, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तट, मुहाना, तीर या कर। तो कर जो है वो आपका टैक्स का भी होता है, ठीक है, और हाथ का भी है, लेकिन ये आपका किनारा का नहीं है। तट, मुहाना, तीर ये आपके किनारा के पर्यायवाची हैं। और 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 19वां प्रश्न है, जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? बादल, वर्षा, काली घटा या बूंद। तो यहाँ पर हो सकता है वर्षा। वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 19 का आंसर बी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? अंक, दोस्त, कबूतर, परिवार। तो जो अंक है ये आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। और 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ए हो जाएगा। अंक अनेकार्थी शब्द है। निशान, गिनती की संख्या, गोद, ये सब अंक ये जो हैं, जैसे निशान हो गया, गिनती की संख्या हो गई, गोद हो गई, ये अंक के अनेकार्थी शब्द होते हैं। 21वां प्रश्न है, युग्मों की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान। तो इसमें यही वाला सही है, सी, अचल, अचला। ठीक है। अचल का मतलब क्या होता है? स्थिर। अचल का मतलब पहाड़ भी होता है। स्थिर क्या है? पहाड़ भी तो है। अचल का स्थिर पहाड़ हो जाता है। और अचला का मतलब पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। ये दोनों अगर पर्यायवाची पूछ लिया जाए, अचल किसका पर्यायवाची होता है? तो पहाड़ का। और अचला किसका होता है? पृथ्वी का। अचल का वैसे अर्थ हो जाएगा स्थिर, और अचला का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा सी। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी।
अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे उसके लिए क्या शब्द है? तो उसे हम कहते हैं आशु कवि। और 22 का उत्तर हो जाएगा डी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे हम समीक्षक बोलते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरफ पैनी हो उसे हम बोलेंगे कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलेंगे? कुशाग्र बुद्धि। किसी के स्थान पर कार्य करने वाला उसे बोलेंगे हम प्रतिनिधि। क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि। 23वां प्रश्न है, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। जो भेदा न जा सके उसे बोलेंगे अभेद्य। क्या बोलेंगे? अभेद्य। और 23 का आंसर हो जाएगा ए। 24वां प्रश्न है, कोणार्क का संधि विच्छेद बताना है। कोणार्क, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, कोणार्क, ड़ा पे क्या है? डंडा है। जब डंडा होगा या बड़ा आ, ये 3 शब्द देखने हैं, आ हो या बड़ी की मात्रा हो या ऊ हो, वहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। तो अगर कोणार्क में संधि पूछी जाती तो आपकी होती दीर्घ स्वर संधि हो जाती, ठीक। अब इसे संधि विच्छेद करना है तो कोण धन अर्क, किस में आ रहा है? कोण धन अर्क सी में आ रहा है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो वो है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण के काम करते हैं। जैसे यथा, इसका उदाहरण भी है, यथाशक्ति है, प्रतिलिपि है, कुमार्ग है, आमरण है, आजीवन है, यथाशक्ति है, यथा, है ना। तो ये सब क्या है? इसके उदाहरण भी हैं अव्ययी भाव समास के। अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 है, उन्होंने बोल उठे। उन्होंने बोल उठे, इसमें त्रुटि क्या है? तो उन्होंने की जगह बे हो जाएगा, बे बोल उठे। तो 26 का आंसर सही हो जाएगा ए, बे बोल उठे। 27वां प्रश्न है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। आनंदानुभूति। 27 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 27 का आंसर डी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में जो प्रयोग हुआ है वो है चौपाई छंद का। किसका प्रयोग हुआ है? चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। और चौपाई एक कैसा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। किसमें? चौपाई में। 29वां प्रश्न है, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है आपका छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास। और 29 का आंसर हो जाएगा सी। अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 30वां प्रश्न है, साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किसकी है? भगीरथी मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या राममूर्ति त्रिपाठी? तो इस 30 का उत्तर हो जाएगा मधुमती की भूमिका किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। और 30 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 31वां प्रश्न है, जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, यही वाला है। तो 31 का उत्तर हो जाएगा डी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये क्या है? जबरदस्ती का मेहमान की लोकोक्ति है। अच्छा, एक है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। इसका हो जाएगा बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। अधजल गगरी छलकत जा, इसका अर्थ है थोड़ी विद्या धन बल पाकर इतराना। और आंख के अंधे नाम नयन सुख, इसका हो जाएगा गुड़ के विरुद्ध नाम होना। गुड़ के विरुद्ध नाम होना, ठीक। तो ये आपका 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए निम्न लोकोक्ति में से उचित लोकोक्ति का चयन करें। तो इसका हो जाएगा 32 का आंसर डी, जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर है, ठीक है। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और हैं लोकोक्ति, उन्हें देखते हैं। जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, जैसा दोगे वैसा लोगे। एक है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो इसका अर्थ हो जाएगा बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई हो देना। और अगला है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। और 33वां प्रश्न है, किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस पुस्तक का अनुवाद है? इस्तवारदला लितुर्नियर हिंदुस्तानी, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। 33 का उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये आपका 33 का आंसर हो जाएगा सी। 33 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। 5 प्रश्न इसमें होंगे उसके गद्यांश वाले, वो मैं कराता नहीं हूँ, और टोटल आपके 38 प्रश्न हिंदी से आते हैं। ठीक, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमें पेपर तक 50 प्रैक्टिस सेट हल करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।